शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है कंप्लीट क्लास परिवार में। आज की हमारी टॉपिक है यूपी डीएलएड यूपी बीटीसी थर्ड सेमेस्टर गणित शिक्षण के बारे में। आज हम अपनी इस टॉपिक में यूपी डीएलएड के गणित शिक्षण से संबंधित राजन की सीरीज से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक हमारा आज क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके पहले हमने 50 क्वेश्चन के बारे में पूरी चर्चा कर ली है। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी इस टॉपिक को। अगर आपने 50 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वीडियो की प्लेलिस्ट में उस 50 क्वेश्चन को ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बारे में जो ऑप्शन दिए गए हैं 4, उन सभी 4 ऑप्शनों के बारे में भी पूरी जानकारी आपको दी गई है। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आइए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन होगा। आपसे पूछा गया है, यदि 2, 3 और यक्स का समांतर माध्य 3 है तो यक्स का मान क्या होगा। तो सिंपल है, आपको इसमें क्या करना है, आपको 3 संख्या दी गई है। पहली संख्या है 2, दूसरी संख्या है 3, तीसरी संख्या है यक्स। आपसे पूछ रहा है यक्स का मान, तीसरी संख्या का मान। आपको दिया गया है समांतर माध्य 3। समांतर माध्य का एक सिंपल फार्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग। ये जो पद हैं इनका योग कर दीजिए और जितनी इनकी संख्या उसी से भाग दे दीजिए। तो सिंपल आपको क्या करना है, समांतर माध्य बराबर मतलब 3 बराबर आपको लिखना है पदों का योग। पदों का योग करेंगे आप तो 2 और 5 को जोड़ेंगे, 2 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको 5 मिलेगा, प्लस साथ में यक्स जोड़ देंगे तो आपको कुछ इस तरह से इतना मिल जाएगा। और पदों की संख्या से भाग देना है, तो 3 पद हैं तो आपको 3 से भाग दे देना है। फिर आपको क्या करना है, 3 इधर भाग में है, आप इधर इसको ले आएंगे तो ये गुणम हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9। यहाँ से 3 हट जाएगा क्योंकि 3 इधर चला आया। तो आपको क्या मिला, 9 = 5 + x। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 5 को सिंपली आपको इधर लेके चले आना है और 9 में से घटा देना, क्योंकि इधर प्लस में है 5। तो इधर जब 9 में से 5 घटेगा तो आपको x = 4 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आइए इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह होगा ए 4। यक्स का मान आपको 4 मिल गया। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा गया है कि 2/(x-1) + 3/(1 - x) का मान क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं आपको करना है, ये सिंपल है। इसमें आपको तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा मतलब ऐसे तिर्यक गुणा होता है। तो आप तिर्यक गुणा जब करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ लिखना है, 3 × (x-1) प्लस का चिन्ह बीच में लगेगा और आप यहाँ 2 लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 - x, अपान आप लिखेंगे ब्रैकेट में x-1 और दूसरे ब्रैकेट में 1 - x। आप जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हम सॉल्व पूरा नहीं करवा रहे हैं इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा और 1 लाइनर है। तो इसमें आपको जब काटे पीटेंगे, कुछ नहीं गुणा करके केवल काटना है, तो आपको काटेंगे तो मिलेगा आपको आंसर -1/(x-1). आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 53 में हमारा पूछ रहा है, 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का अनुपात, मध्य पदों का गुणनफल 36 है। मध्य पदों का गुणनफल कितना है, 36। यदि बाह्य पदों में एक पद 3 हो तो दूसरा बाह्य पद क्या होगा। तो आपको क्या दिया है, देखिए आप समानुपात किस तरह से लिखते हैं, यक्स अनुपाते वाई, फिर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, जेड अनुपाते क्यू आप लिखेंगे। तो इन दोनों का गुणा तो कैसे किया जाता है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल, मतलब यक्स क्यू बराबर हो जाएगा वाई जेड। ठीक है, यक्स क्यू बराबर वाई जेड हो गया। अब इसमें से एक का मान 3 दिया है और इनका मान 36 दिया है। ठीक है, तो यक्स वाई जेड की जगह आप 36 ले सकते हैं और किसी एक का मान आप लिख सकते हैं 3। तो चलिए हम क्यू का मान 3 ले लेते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, 3x। 3x = हो गया 36। ठीक है, कितना हो गया, 3x = क्योंकि एक पद का मान 3 दिया है और अंदर के 2 पदों का गुणनफल जो है वाई जेड का गुणनफल कितना है, 36। तो 3x = 36 हो गया। तो इधर 3 गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो इधर भाग हो जाएगा तो भाग दे दीजिए। तो 12 × 3 = 36, 12 से कट जाएगा, यक्स मान कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो जो चौथा पद होगा वह 12 होगा। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा कह रहा है, 3/4 पूरे की घात 2 गुणे 3/4 पूरे की घात 10 भागे 3/4 पूरे की घात 8। इसमें आपको क्या करना है, इसको जब आप इसका मान निकालेंगे, पूरा सरल करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए जब आधार समान हो। देखिए इसका भी 3/4 है, इसका भी 3/4, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा है, तो आधार समान होने पर एक आधार लिखते हैं, एक आधार लिखिए और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 10 + 2 हो जाएगा 12। और फिर
आपको आगे भाग का चिन्ह लगाना है, फिर 3/4 पूरे की घात 8। अब क्या होता है, भाग में घातें घटती हैं, तो यहाँ 3/4 आधार समान है देखिए दोनों का, तो भाग में घातें घटती हैं, हमने सिंपल बताया था। तो एक आधार आप लेंगे, तो एक आधार आप कितना ले लेंगे, 3/4, एक आधार ले लिए दोनों में से। अब भाग यहाँ देखिए, भाग में घातें घटती हैं, तो यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, घात घटा दीजिए, 12 में से 8 गए तो यहाँ 4 आपको प्राप्त होगा। आपको कितना मिला, 3/4 की घात 4। 3/4 की घात 4 को आप लिख सकते हैं 3 की घात 4/4 की घात 4 ब्रैकेट हटा के। इसी को जब आप तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार कर दीजिए, नीचे गुणा 4 बार कर दीजिए, 4 का 4 बार गुणा। जब आप इस तरह से 3 का 3 बार गुणा, 4 का 4 बार गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3 का 3 बार गुणा करने पर 81 और 4 का 4 बार गुणा करने पर 256। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में बात करते हैं। किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दुगनी होती है। तो किसान विकास पत्र में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो जितनी धनराशि आप जमा करते हैं उतनी धनराशि दुगने रूप में प्राप्त होगी आपको 10 साल में। अगर आप किसी भी धनराशि को किसान विकास पत्र में लगाते हैं तो आपको 10 साल बाद उसी राशि का दुगना पैसा, डबल पैसा आपको मिलेगा। अगर आप 10 साल बाद निकालते हैं तो डबल पैसा। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ब्याज अर्धवार्षिक हो तो उसका जो दर होता है, रेट जो होता है, वह तिमाही हो जाएगा। तिमाही मतलब क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो ब्याज जो होगा वह तिमाही इसलिए हो जाएगा अर्धवार्षिक, क्योंकि 6 महीने में टूट जाएगा वो। और पूरा जो रेट मतलब दर होता है वो 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष को आप तोड़ेंगे, एक साल को तो कितने में टूटेगा, 6 महीने में नहीं टूटेगा, तो आधा हो जाएगा। अर्धवार्षिक का मतलब आधा, आधा हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का आधा तो आधी हो जाएगी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्ष में दुगनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या दिया गया, आपको मानना है कि मूलधन आपका कितना है, 100। ठीक है, और 12 वर्ष में दुगना हो जाता है, 100 का दुगना कितना हो जाएगा, 200। अब ये 200 जो प्राप्त है ये हो जाएगा आपका मिश्र धन, क्योंकि मिश्र धन जो होता है वह ब्याज प्लस मूलधन होता है। अब अगर आपको ब्याज निकालना हो तो यहीं से देखिए, आपको ये समय मिल गया, ये समय हो गया, ये मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया। अब ब्याज निकालना है तो मिश्रधन प्लस मूलधन ब्याज होता है। ये मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और प्लस ब्याज। तो इसमें से अगर आपको ब्याज निकालना है तो आप इसमें से 100 निकाल दीजिए, तो आपको जो 100 मिलेगा वो हो जाएगा ब्याज। तो 100 ब्याज कितना है, 100 है, मूलधन कितना है, 100 है, मिश्रधन कितना है, 100 + 100 मतलब 200, समय कितना है, 12 वर्ष। तो आपको इतना जब मिल गया तो आपको क्या निकालना है, सरल ब्याज, साधारण ब्याज में आपको दर निकालना है, कितने, कोई धन किस किस ब्याज की दर से, दर मतलब कितना होता है, आर। तो आपको आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको सूत्र होता है सरल ब्याज, और ब्याज, सरल ब्याज आपको दिया गया है 100। सरल ब्याज बराबर होता है, मूलधन कितना दिया गया है, 100 गुणे दर आपको यही निकालना है, गुणे समय कितना दिया है, 12 वर्ष बटे आप 100 करेंगे। तो आप इसको जब काटे पीटेंगे तो आपको कितना मिलेगा, हम बता दें, इसको गुणा जब आप करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। 10,000 बराबर इधर आप इसका 12 में इसमें गुणा करेंगे तो ये 12,000 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 10,000 इधर उसको गुणा किए थे ना, 10,000 बराबर 100 में गुणा किए थे 12 का, तो 1200 गुणे यक्स। तो यक्स बराबर हो जाएगा 1200, इधर चलाएगा भाग में, तो इसका जब आप 1200 से भाग देंगे 10,000 में तो 2 जीरो कट जाएगा, और 12 अट्ठे 96। तो इसके बाद अगर 12 अट्ठे 96, 12 9 108 हो जाएगा, तो मतलब आगे बढ़ जा रहा है। तो आप थोड़ा कम ही रखिए, आगे मत बढ़िए, क्योंकि आगे बड़ी संख्या आप नहीं दी गई, तो 8% आप मिनिमम इसको मान सकते हैं। हालांकि 4 अंक कम हो रहा है, 12 अट्ठे 96 ही हो रहा है, 100 पूर्णतः नहीं कट रहा है, लेकिन फिर भी आप 8 बार जा रहा है। 8 से आगे अगर आप 9% अगर आप मानते हैं या 9 बार आप ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप इसको 8% मानिए। और 8 के अगर आगे पॉइंट लिखा होता तो 8.5% होगा, क्योंकि 12 अट्ठे 96 बच रहा है 40, तो आगे 12 से आप 40 में भी गुणा करते हैं, मतलब 0.4 बचना है ना, फिर 4 बच रहा है तो 0.40 वो हो जाता। तो यहाँ पे 8% सिंपली मानेंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है 4 महीने में 50 रुपये का 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीने के ब्याज दर से ब्याज होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए इसमें सिंपल क्या कह रहा है, इसमें आपसे यही कह रहा है कि समय जो दिया गया है वो 4 माह दिया गया है। ठीक है, समय 4 माह, और
मूलधन जो है ये 50 रुपये आपको मूलधन दिया गया है। आपसे कह क्या रहा है, 1 रुपये पे 1 पैसा ब्याज हो रहा है, तो 50 रुपये कितना पैसा ब्याज होगा, 50 पैसा होगा। और ये कितने महीने पे होगा, 1 महीने पे। ठीक है, 1 महीने का 50 रुपये पे 50 पैसा ब्याज हो गया, तो 50 पैसा 4 महीने तक रहेगा। तो इसी में 50 पैसे में आप 4 से गुणा करेंगे 4 महीने से, तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 5 चौक 20 प्राप्त हो जाएगा, मतलब 200 पैसा 4 महीने में। देखिए 1 महीने में आपको कितना देना पड़ रहा है, 1 महीने आपको 50 पैसा देना पड़ रहा है ब्याज, 50 रुपये पे 50 पैसा आपको ब्याज देना पड़ रहा है। तो 4 महीने में कितना पैसा ब्याज देना पड़ेगा, जो 1 महीने में 50 पैसा देना पड़ रहा है, तो 4 महीने में इसे गुणा करेंगे तो आपको 200 पैसा नहीं देना पड़ जाएगा, एकदम सिंपल है। तो 200 पैसा कितने बराबर होता है, 2 रुपये की, क्योंकि 1 रुपये बराबर 100 पैसे को होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा कह रहा है कि 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल, आपको मूलधन दिया है 1000, और जो मूलधन 1000, समय दिया है 2 वर्ष, और दर दिया है 10%। तो आपको पहले साधारण ब्याज लगाना है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज जब आप लगाएंगे तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आप इसको काट दीजिए, तो 10 में 2 से गुणा होगा 20 होगा, और यहाँ 10 बच रहा है, तो 10 में फिर गुणा करेंगे तो 20 दहा में 200। तो आपको सरल ब्याज कितना प्राप्त हो गया, साधारण ब्याज आपको 200 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसको रखे रहिए, अभी चक्रवृद्धि ब्याज में से घटाइएगा। अब आप चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है ए इक्वल टू, ये ए मतलब होता है मिश्रधन, मिश्रधन मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। ए इक्वल टू पी ब्रेकेट में 1 प्लस आर अपान 100 की पावर एन या टी, यहाँ एन भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं। पी दिया गया है आपको 100, 1 प्लस आर का मान दिया गया है दर 10% बटे 100, एन का मान दिया गया है 2 वर्ष। इसको आप काट दीजिए 0, तो 10 से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा आपको 10 प्लस 1 जुड़ जाएगा, यहाँ 1 बचा है, तो ये हो जाएगा 11। यहाँ आप ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपको 11/10 मिलेगा, और पूरे की घात 2 लिखा गया है, तो आप लिखेंगे 100 गुणे ये 100, ये 100 यहाँ लिखेंगे, 100 गुणे 11/10, यहाँ इसको सॉल्व किए 11/10 मिला ना, ये घात 2 लगा तो 2 बार 11/10। ठीक है, तो आपको क्या मिला है, देखिए काट दें, 100 गुणे 11/10 गुणे 11/10, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 10 10 10, यहाँ 1000 है, मूलधन 1000 है ना, तो देखिए 1 0 यहाँ बचा है सिंपल, तो 11 ग्रही में 121, 121 दहाइयों कितना हो जाएगा 210। ये 210 प्राप्त हुआ, सरल ब्याज आपको 200 प्राप्त हुआ था, दोनों आपस में घटाएंगे तो आपको मिलेगा 10 रुपये। ऑप्शन नंबर सही होगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है 100 का 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए सरल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होगा, तो 100 रुपये का 10%, 100 का 10% कितना होगा, 10 ही होगा, क्योंकि दोनों जीरो कर जाएगा तो 10 आपको प्राप्त होगा, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। अगर साधारण ब्याज दिया पूछा होता तब भी 10 होता, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, क्योंकि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। पहले साल पे ब्याज लगता है, तो दूसरी साल अगर पूछा गया होता तब चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा और बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 तथा उनका माध्य 9 है तो उनका योगफल क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों का आपस में प्रेक्षण और उनके माध्य का गुणा करते हैं, तो 13 गुणे 9 कर देंगे तो आपको 13 9 117, 13 9 117 आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 62 हमारा कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको n प्लस 1 यही जो फार्मूला लिखा गया इसी से गुणा कर देना है। तो n प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, तो 10 गुणे 11/2, तो आप इसको काट दीजिए सिंपली, तो यहाँ 5 होगा, 11 5 55, आपको आंसर कौन सा मिल जाएगा, 55। यहाँ दशमलव लगा, दशमलव नहीं 55 आपको प्राप्त होगा, उसका माध्य 55 होगा। क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में बात करें, तो यदि किसी बंटन का परास 50 है व वर्ग अंतराल 10 है तो वर्गों की संख्या। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से हमने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराया है, तो आप वहां जाके देखिए क्वेश्चन नंबर 63 और 64 दोनों को। आइए क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 64 जो है उसके बारे में हमने पूरी डिटेलिंग में परास माध्य और इन सब के बारे में परिसर इन सब के बारे में हमने पूरी चर्चा की है। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम चारों सॉल्व करवा दिए, 16 17 18 19 जो पेपर सेट जो एग्जाम हुआ था वह पेपर सेट हमने सॉल्व करवाया है, पूरी डिटेलिंग के साथ नोट्स बना के सॉल्व कराया। तो आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में उनको जरूर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नाम से है वीडियो। क्वेश्चन नंबर
65 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर है तथा उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो कमरे का आयतन क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल और ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो आपको आयतन प्राप्त हो जाएगा। 48 गुणे 5 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 240 मीटर क्यूब या घन मीटर आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r व ऊंचाई 5r है, तो उसका वक्र पृष्ठ आपको पता होना चाहिए कि जो बेलन होता है उसका वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, 2πr/h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा आपको 2 गुणे पाई गुणे r गुणे ऊंचाई कितना दिया है 5r। तो आप इसका जब आपस में सब गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 10πr²। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा, यहाँ सिंपल है, उसके आधार का व्यास होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए बात करते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल, वो व्यास का जो फार्मूला लगाएंगे दोनों का, तो उसमें आपको 6 सेंटीमीटर मिलेगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। घन का पृष्ठ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन होगा। तो आपको घन का आयतन निकालना है, तो घन का आयतन का जो फार्मूला होता है कुछ इस तरह से होता है। पृष्ठ आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन का जो आयतन होता है वो होता है 6a² बराबर यही आपको दिया गया है 24। तो आपको a² हो जाएगा 6 चौके 24, a² इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी a इक्वल टू हो जाएगा 2। अब 2 हो गया a, तो आयतन का फार्मूला होता है a का क्यूब मतलब भुजा क्यूब। तो 2 का क्यूब आप करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आपको कितना मिल जाएगा 8। तो 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही होगा, दा इसमें नहीं होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए सिंपल आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला वो ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का कि 4πr²। इससे आप लगाएंगे तो आपको आप लिखेंगे 4π, r का मान लिखेंगे 3.2 और इसी का आप स्क्वायर कर देंगे। तो यही सिंपल देखिए एकदम पूरा रख ही दिया गया है, बा वाला ऑप्शन सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है, उसके पृष्ठ धरातल का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो पृष्ठ धरातल का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जो सूत्र लगाना है वो लगाना है आपको πr³ और पाई गुणे r का मान आपको लिखना है। r का मान व्यास दिया गया है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, r का मान हो जाएगा 4 मतलब 8/2 करेंगे, 2 कम 2 और 4 दूनी 8। तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 से आप 3 बार गुणा करेंगे, 4 का 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64, तो 64 पाई आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो सांख्यिकी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वह 1749 ईस्वी में किया गया था। आइए बात करते हैं समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है उसे मध्यमान कहते हैं। कथन किसका था, तो ये गैरिट का कथन था, यह कथन गैरिट ने कहा था। आइए आगे बात करते हैं सांख्यिकी में माध्य दर्शाया गया है। तो सांख्यिकी में जो माध्य जो दर्शाया गया है उसका सिंबल यम है, कैपिटल यम। और आइए हम बात करते हैं माध्य का सूत्र क्या होता है। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx/f। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है 2, 4, 5, 9, 10 का मध्यमान। तो मध्यमान क्या होता है, मध्यमान निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, सभी पदों को जोड़ना है, पदों की संख्या से भाग देना, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप 2, 4, 5, 9, 10 को जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 30। पदों की संख्या टोटल दी गई है 5 से भाग देंगे तो 5 छक 30, आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। और 6 है पहला वाला ऑप्शन सही होगा पहला।
आंकड़ों की विवेचन का अर्थ है, तो आंकड़ों की जो विवेचन है उसका अर्थ होता है, आंकड़ों के विवेचन का अर्थ होता है सारणीयन वर्गीकरण, आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। सभी होता है कहने का मतलब आंकड़ों के प्रकार हो सकते हैं, तो आंकड़ों के कई प्रकार हो सकते हैं, जिसमें से आपको 2 दिया गया है, व्यवस्थित, अव्यवस्थित, और भी होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में अपनी इसी टॉपिक में। 2,5,8 का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य निकालने के लिए हम आपसे बताए थे पदों का योग करिए, इन पदों का योग करेंगे तो आपको मिलेगा 15 बटे पदों की संख्या 3 है तो आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा 5×3 = 15, आपको मिल जाएगा 5। तो 5 इसमें बा वाला ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। 30, 31, 37, 30, 35, 13, 30, 30 का बहुलक। बहुलक मतलब होता है जो संख्या किसी श्रेणी में बार बार दी गई, कई बार दी गई, सबसे ज़्यादा बार। तो 30 एक बार, 30 2 बार, 30 3 बार, 30 4 बार, और कोई संख्या है 4 बार? नहीं है। तो बहुलक का मतलब होता है अधिक बार, जिसकी जो बहुत बार हो, इतना समझ लिए। बहुलक मतलब बहुत बार जो हो, तो इसमें 30 हो जाएगा, कई बार है। क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में बात करते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 8, 12, 9, 13, 15 की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका आपको निकालने के लिए आपको सिंपल करना होगा बीच का पद। सबसे बीच का पद क्या होता है वही निकालना आपको। इसको श्रेणी वाइज क्रमिक रूप से लिखेंगे तो 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 12, फिर 13, फिर 15। तो माध्य का जो बीच वाला पद होगा वह आपको 12 प्राप्त होगा, क्योंकि इधर 2 पद हो गया, उधर 2 पद। ठीक है तो बीच का पद क्या हो जाएगा? 9, अरे सॉरी 12, क्योंकि इधर 9 और 8 हो जाएगा, उधर 13 15 हो जाएगा, बीच में कितना हो जाएगा? 12। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है 5 की घात 6 बराबर 15,625। तो आपको लघुगण के रूप में इसको लिखना है। तो इसको क्या करना पड़ता है? इसको लघुगण के रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली इसका कुछ नहीं करना है, एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसको क्या होता है कि यह जो पावर दिया गया है ये इधर चला जाता है, और ये इधर जो इक्वल टू किधर लिखा गया है वो पावर में चला जाता है। तो आपको सिंपल हो जाएगा, आप लाग लिखेंगे, आधार ऐसे रहेंगे, उधर जो संख्या है 15,625 वो घात पे आ जाएगा 5 की, और उधर चला जाएगा 6 हो जाएगी, इक्वल टू 6 हो जाएगा। बस यही होता है लघुगण के रूप। यह इस चीज़ों के बारे में पूरी चर्चा अपने पिछली वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करवा चुके हैं। ठीक है, बार बार नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा कह रहा है यक्स की घात 6 भागे यक्स की घात -7 का मान होगा। तो आपको हम सिंपली ये भी बता चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में कि अगर आधार समान हो, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो एक आधार लेते हैं, घातों को आपस में जब घटाएंगे -6, भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं, तो माइनस, फिर माइनस का सिंबल 7 लगेगा। तो आप जब इस तरह से इसको घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? x की घात आपको -6, ये खुलेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा +7। आप जब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो प्लस का जो सिंबल बड़ा है, प्लस का सिंबल 7 बड़ा है, तो 6 इसमें जब ऐड होगा तो +1, x की घात +1 प्राप्त हो जाएगा आपको। x की घात +1 सही हो जाएगा। आइए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा 63 कर रहे हैं। 83 हमारा कह रहा है x की घात 2 -4 बटे x + 2 पूरे की घात 2 का न्यूनतम रूप होगा। तो न्यूनतम रूप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, देखिए सिंपल ही एकदम, बहुत समझिएगा आराम से। x की घात 2 -4 दिया गया है, तो -4 को आप 2 की घात 2 में तोड़ सकते हैं। 2 की घात 2 मतलब होता है 2 × 2 मतलब 4। ठीक है, -x² को आप ऐसे लिख दीजिए बटे x - 2 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा? ये a मान लीजिए, b मान लीजिए। ठीक है, ये a का स्क्वायर -b का स्क्वायर का फार्म सॉरी a² - b² का फार्मूला होता है a ब्रैकेट में a + b, ऊपर की संख्या आप लिख सकते हैं। इसको जब तोड़ेंगे तो ये a² - b² का फार्मूला बन जाएगा। तो ऊपर की में ब्रैकेट में हो जाएगा a मतलब x + 2 एक ब्रैकेट में, x - 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, अपान इसको आप लिख सकते हैं x + 2 और x + 2 दो बार। ठीक है, इसको तोड़ के लिख सकते हैं, वर्ग में दिया गया है। तो एक x + 2 एक x + 2 कट जाएगा, तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? आपको प्राप्त हो जाएगा x - 2 अपान x + 2। ठीक है, x - 2 x + 2 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 84 हमारा कह रहा है यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन की कोरों की संख्या क्या होगी? आपको सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है। घन का जो कोर होता है वो हम आपको बता दें, कोर होते हैं घनों के 12,
कोने जिसको आप बोलते हैं या शीर्ष जिसको आप बोलेंगे वो होते हैं 8, और फलक जो होता है वो होता है 6। तो इसमें आपको क्या कह रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है कोरों की संख्या, तो वो हो जाएगी, कोरों की संख्या कितनी होगी, 12। ठीक है, कोनों की संख्या जो होती है वो 8 होगी, और फलक के बारे में यहाँ 6 कहीं दिया नहीं गया, वो फलक होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में बात करते हैं। 85 कह रहा है log 13 की घात 169 का मान होगा। तो log 13 की घात 169 का मान, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 169 को आपको तोड़ देना है। 169 को आप तोड़ेंगे, कितने तोड़ेंगे, 13 की घात 2 में, 13 तेरहिया में कितना होता है, 13 गुणे 13 आप जो करेंगे तो 169 प्राप्त हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे log को जब आप मान निकालेंगे तो log हट जाता है, आप लिखेंगे 13 की घात 2। ठीक है, बराबर आप कितना लिखेंगे, 13 की घात यक्स। तो आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे आप, तो क्या होगा, जब बराबर के दोनों तरफ आधार समान होता है, बराबर के दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा, बराबर के दोनों तरफ आधार समान होता है तो घातें आपस में बराबर होती हैं, तो यहाँ से यक्स का मान कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। तो अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वह 90 अंश बनता है। देखिए ये हो गया अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में ये कोण 90 अंश का होगा, या कहीं भी कोण जो बनता है वो 90 अंश का होता है। परिधि पर कहीं भी बना कोण 90 अंश का होगा, परिधि पे ही टच करेगा तभी कोण बनेगा। आइए बात करते हैं 87, क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में। एक बेलनाकार ठोस का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, उसमें से 0.1 सेंटीमीटर अर्धव्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से संपूर्ण पृष्ठ आप निकालेंगे बेलन का, फिर उसमें क्या करना है, गोले के आयतन से भाग दे देंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा 3000। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 88 हमारा कह रहा है एक बेलनाकार खंभा 7 मीटर ऊंचा है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन होगा। तो इसका क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 88 वाले क्वेश्चन में आपको निकला है आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना दिया गया है, कुछ नहीं, आपको रखना ही नहीं है पाई का मान, आर का मान दिया गया है 6 × 6, क्योंकि जो व्यास है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या हम कितना लेंगे, व्यास का आधा, तो व्यास का आधा मतलब 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6। तो आर का मान 6 हो जाएगा, आर का स्क्वायर है 6 × 6, गुणे एच का मान कितना दिया गया है 7। और देखिए मीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर हमको लाना है, तो गुणे 100 से गुणा कर देंगे, तो आप जब इतना करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 6 × 6 पाई, 6 × 6 ये क्या है, 12 का आधा नहीं है त्रिज्या आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का 2 बार गुणा, फिर 7 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में हम जब गुणा किए थे तो 7 × 100 हो जाएगा, तो 700 हो जाएगा, तो यही प्राप्त हो जाएगा 6 × 6 पाई, 6 × 6 × 7 सेंटीमीटर क्यूब। आइए आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 89। 89 वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, इस प्रकार के दो घनों को मिलाकर बनी आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल होगा। तो इसका फार्मूला क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है 2 ब्रैकेट में क्या होता है, सभी को आपस में जोड़ते हैं। एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, इस प्रकार के दो घनों को मिलाकर बनी आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्षेत्रफल में इसमें क्या होता है, आप 2 को कॉमन लेंगे, +2 + 1 + 2 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 2 भुजा है तो इसमें 2 2 जुड़ जाएगा इसमें। तो आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा कह रहा है एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन की कोर होगी। तो घन की कोर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल आपको पता होना चाहिए कि आपको दिया गया है घन का आयतन, घन का आयतन होता है 1 क्यूब बराबर होता है 27 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, तो ए का मान आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, 27 को आप तोड़ेंगे तो 3 × 3 × 3, 1 क्यूब बराबर 3 × 3, तो ए बराबर हो जाएगा 3। अब आपको क्या करना है, कोर का होता है 12a, कोर निकालने के लिए फार्मूला होता है कोर बराबर 12a, कोर निकालना आपको, तो ए का मान 3 है, 12 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में बात करते हैं। 91 वाला क्वेश्चन कर रहा है घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, तो आयतन, कुछ नहीं करना है आपको, इसको 3 को
4 बार गुणा कर देना, ठीक है। जो संख्या बाहर बाहर लिखी, अगर यहाँ 3 लिखा हो तो 3 को 3 बार, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 27, 3 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, एक घनाकार संदूक की कोर 2a सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठ है, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 24a, एक घनाकार संदूक की कोर 2a सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठ। तो इस तरह के क्वेश्चन में पृष्ठ निकालने के लिए जो फार्मूला होता है उसको आप निकालेंगे। तो 12 से आप गुणा करेंगे, 12 से, सॉरी 12, हाँ 12a से आप जब गुणा करेंगे 2 में, तो 12a होता है ना घन का संदूक की कोर, कोर होता है, हम अब आपसे बताए थे 12a होता है, कोर बराबर कितना होता है 12, इसमें आप 2a से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, ए से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24a², ठीक है। सिंपल है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। कोर जो होता है वो 12a होता है, 12a में आप 2 से गुणा करेंगे एक कोर से तो आपको 24a² प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित चित्र में कोण APB बराबर 65 अंश है तो AOB का मान, AOB कौन सा है आपको पता होना चाहिए। ओ इसका मान पूछ रहा है आपको। एक सिंपल चीज़ का हमने आपसे पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी वृत्त में जीवा से केंद्र पर बना कोण दुगुना होता है परिधि पर बने कोण के। परिधि पर अगर 65 बन रहा है तो 65 का दुगुना ये अंदर होगा, तो 65 का दुगुना जब आप करेंगे तो आपको 130 प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चित्र ओ वृत्त का केंद्र है और कोण AOB 80 है तो ADB का मान आपसे पूछा है, डी का मान कौन सा है ये, तो सिंपल इसमें भी इसको आप मिला दीजिए AB को, तो ये होगी जीवा। जीवा से केंद्र पर बना कोण दुगुना होता है परिधि पर बने कोण के, तो परिधि पे जो कोण बड़ा है ये आधा होगा जीवा के कोण से, तो 80 का आधा कितना हो जाएगा 40, तो इसमें ऑप्शन नंबर 40 कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा 40। परिधि पर जो कोण बनता है वह आधा होता है जीवा और बने कोण के, ऊपर ही बता चुके हैं। तो 80 का आधा 40 होगा, ना कि 140, ठीक है। 140 किसी तरीके से होगा ही नहीं, किसी भी सूरत में नहीं होगा। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में सत्य है। देखिए पूछा है रेखा PQ वृत्त का व्यास है, रेखा PQ। आइए बात करते हैं PQ के बारे में। PQ व्यास है, व्यास का मतलब होता है ये व्यास होगा जो केंद्र से जाए और परिधि पर 2 बिंदु को टच करे, यहाँ टच करे, ये होगा व्यास, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्पर्श रेखा है, PQ स्पर्श रेखा है, तो पहला गलत। रेखा CD वृत्त की छेदक रेखा है, रेखा CD वृत्त की छेदक रेखा, छेदक रेखा मतलब परिधि को काट दे, तो छेदक रेखा सही है, तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी वाला, बा सही होगा। रेखाखंड OR वृत्त के जीवा है, जीवा के लिए उस एकदम गलत है, क्या है रेखा OR, OR कहाँ, OR त्रिज्या है ना कि जीवा, जीवा AB है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में। 96 कह रहा है 30:120, सॉरी 30:120, 90, 300 समानुपात में नहीं है, क्योंकि इसलिए समानुपात में नहीं, समानुपात का सिंबल सीधा फार्मूला होता है मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के। तो आप जब मध्य पदों का गुणनफल करेंगे 12 96, 12 9 108, मध्य पदों का गुणनफल 108 और 00 इतना कुछ प्राप्त होगा, और ये अंदर गुणा करेंगे 3 त्रिका 900 मतलब 900 ये प्राप्त होगा। तो ये प्राप्त हो जा रहा है आपको 10,800, ये प्राप्त हो जा रहा है 900, तो कहाँ बराबर है, तो बराबर नहीं होगा, इसका मतलब बराबर नहीं है, जो ऑप्शन में लिखा होगा बराबर नहीं, यही है बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं, यही होगा सही। आइए हम बात करते हैं, बाकी सब फॉलो करेंगे। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। 97 को नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है a⁻7 गुणे a⁻9 का मान होगा, कुछ नहीं करना, सिंपल। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 7 में 9 जोड़ेंगे, जो संख्या सिंबल बड़ा है वही लिख दिया जाएगा। 9 -9 बड़ा है कितना, 7 से कितना बड़ा है 2, कितना -2 का सिंबल बड़ा लग जाएगा, एक की घात -2 लिख उठेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, कितनी बड़ी है 2 बड़ी है, तो कितना बड़ी है -2 बड़ी है, की पावर -2 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में बात करते हैं। 98 क्वेश्चन हमारा कह रहा है a⁻3 - b⁻3 बटे a² प्लस AB प्लस b²। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एकदम पूरा सिंपल है। आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इस तरह के क्वेश्चन में हम बता रहे हैं क्या करना है। देखिए a³ b³ का फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस AB, फिर एक ब्रैकेट में a - b, ठीक है। नीचे a² प्लस AB प्लस b² दिया गया, तो ये पूरा कट जाएगा, a - b यही प्राप्त होगा, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा a - b। ये इतना बराबर होता है, ये नीचे वाली पूरी संख्या प्लस a प्लस b,
ए माइनस बी एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, ठीक है, ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूले में। आइए बात करते हैं 99 क्वेश्चन में। 99 क्वेश्चन हमारा कह रहा है 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। तो 7/20 जो भिन्न का प्रतिशत रूप होगा उसमें क्या करना है, अगर कोई भिन्न दिया गया है तो उसमें आप 100 से गुणा कर दीजिए तो कट जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 7 35, तो इसमें 35 सही हो जाएगा। अगर यही संख्या 7 केवल दी होती, 7 को करना होता अगर परसेंटेज में, तो यहाँ 1/100 से आप गुणा कर देते, ठीक है। अगर कोई संख्या भिन्न में नहीं दी गई है तो उसमें 100 से 1/100, और अगर भिन्न में है तो उसमें केवल 100 से। क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में बात करते हैं। यदि समुच्चय A = 4, 6, 7, B = 3, 5, 6 हो तो A यूनियन B, जो नीचे का सिंबल लगा इसे यूनियन पढ़ते हैं, A यूनियन B का अवयव होगा। तो जो दोनों में कामन 6 है, तो लिखेंगे A यूनियन B बराबर इसका मान हो जाएगा 6, ठीक है। 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 10 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बारे में हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। 10 वर्ग 100 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 100 वर्ग सेंटीमीटर के। तो आज की हमारी टॉपिक इतनी थी, इतनी ही खत्म। आज की हमारी टॉपिक यहीं तक थी, समाप्त होती हमारी टॉपिक। सभी को नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद। अगली टॉपिक हमारी आएगी अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे और हम उस पर पूरी चर्चा करेंगे।